नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोमांटिक पीरियड। आप इंग्लिश का कोई भी एग्ज़ाम दें, आपको उसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ज़रूर मिलेगी और इसमें रोमांटिक पीरियड से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी हो, यूपी पीजीटी हो या फिर दूसरे एग्ज़ाम जैसे कि एमआरएस का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए भी रोमांटिक पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम रोमांटिक पीरियड को ही देखेंगे, पता करेंगे कि क्या कारण थे जिससे रोमांटिक पीरियड शुरू हुआ, उसके क्या क्या ट्रेट्स थे, उसमें कौन कौन से फेमस पोइट्स थे, ऑथर्स थे और उस टाइम की फेमस वर्क्स कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द रोमांटिक पीरियड। तो इसे क्या कहा जाता है? रोमांटिक पीरियड कहा जाता है। कब शुरू हुआ? 1798। और कब एंड हुआ? इसका जो राइट आंसर है वो है 1837, लेकिन कई बार 1832 भी बोल देते हैं, लेकिन जो मेन आंसर होगा वो होगा 1837 ही। और इसमें ध्यान देना है 19th सेंचुरी का लिटरेचर है। जो यहाँ पर ये 1700 लिखा हुआ है ना, जैसे कि 1798 से स्टार्ट होता है और ये कब चलेगा? ये 1800 के करीब चलेगा। तो इसका क्या मतलब है कि 18 साल बीत चुके हैं। अब कौन सी वो चलेगी सेंचुरी? वो चलेगी 19th सेंचुरी, यानी कि जैसे अब 2000 चल रहा है तो अब सेंचुरी कौन सी होगी? 21वीं सदी, 21st सेंचुरी। तो जो सेंचुरी होती है वो एक नंबर आगे होती है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है? जो प्रोमिनेंट फिगर थे इस टाइम के होते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, तो इन्हीं के नाम पे से कई बार द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले रीजन ये कैसे स्टार्ट हुआ। एक कहावत है कि लिटरेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी में जो चेंजेस होते हैं, जो इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं, सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, उसके कारण हमारा लिटरेचर भी बदल जाता है। तो इसी समय भी कुछ बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे हमारी सोसाइटी में, जिसके कारण से ये पीरियड स्टार्ट होता है। वो क्या क्या थे? उसमें जो सबसे पहला कारण था, एक तो फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 में, जिसने फ्रांस की नारी ने दुनिया भर को नारा दिया था लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। इसके कारण बहुत सारी जो यूरोप था उसमें बहुत सारे सोशल चेंजेस आए, जिसके कारण से वहाँ का लिटरेचर पर भी इस चीज़ का प्रभाव दिखता है। और इसके अलावा अमेरिका भी अभी आज़ाद हो चुका था। और दूसरा बड़ा कारण था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी थी, लोग गांव से निकलकर शहरों में शिफ्ट हो रहे थे। जो कंट्री साइड था, वो जो नेचुरल ब्यूटी होती थी, वो इंग्लैंड की ख़त्म हो रही थी और जो स्थान ले लिया था वो उद्योग धंधों ने ले लिया था। इसके अलावा जो इससे पहले का जो पीरियड था, जो न्यू क्लासिकल पीरियड था, वो बहुत ही ज़्यादा रीजनिंग पर आधारित वो था पीरियड। उसमें कॉफ़ी कल्चर हाउसेस चलता था और लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी और इमोशंस को ध्यान न रखे रीजनिंग बेस्ड जो होते थे, रीजन्स पर आधारित लिटरेचर वो लिखा जा रहा था। तो ये एक तरीके से उसके अगेंस्ट रिवोल्ट था, उस एक्शन का एक रिएक्शन था ये रोमांटिक इरा, ठीक है जी। तो इसी टाइम क्या हुआ? 1789 में एक बहुत ही महान जो लिरिकल बैलेड्स है, एक कलेक्शन है पोएम्स का, ये पब्लिश हुआ। ये किस किस का काम था इसमें? ये विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज का जॉइंट वेंचर था और इसमें 23 पोएम्स थी। इसमें 19 जो पोएम थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ की थी, विलियम वर्ड्सवर्थ की, और 4 पोएम थी एस.टी. कोलरिज की। उसमें जो पहली पोएम थी वो थी द राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर। और जो लास्ट पोएम थी वो थी टिंटरनैबे। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा इनका वर्क। और इसके बाद इसमें जो इंग्लिश लिटरेचर था एक अलग ही स्टार्ट हो गया पीरियड, जिसे रोमांटिक पीरियड के नाम से जाना गया। अब इसे रोमांटिक पीरियड क्यों कहते हैं? इसके क्या क्या क्वालिटीज़ थी उन्हें देखते हैं। इसके चीफ ट्रेट्स और क्वालिटी क्या क्या थी। इन सारे मीनिंग का ना अपना एक अलग पर्टिकुलर मीनिंग है। कई बार ये आपको वन लाइनर क्वेश्चन में मिल सकते हैं। आपको जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें क्वेश्चन सीधे सीधे आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा ट्रेस था, कौन सा नहीं था। या जब आप पढ़ते हैं तो भी आपको ऐसे ऐसे शब्द आते हैं जिनका मीनिंग निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, समझ में नहीं आता। तो सब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है कि अपने अंदर के भाव को करना। जैसा कि मैं सोचता हूँ, मैं किसी लेक के पास बैठा हुआ हूँ और जो मेरे अंदर लेक को देखकर या आसपास की नेचुरल ब्यूटी को देखकर जो मेरे अंदर के भाव हैं, जो मेरे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं, उन्हें किसी पोएम के द्वारा प्रकट करना, यानी कि अपने खुद के एक्सपीरियंस को, ठीक है जी। इमोशंस का इसमें जो इससे पहले का टाइम पीरियड था उसमें इमोशन लेस जो लिटरेचर लिखा जा रहा था, जो पोएम्स थी वो लिखी जा रही थी, इसमें ऐसा नहीं था। इसमें इमोशंस को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। जब हम एस.टी. कोलरिज को या विलियम वर्ड्सवर्थ या पी.बी. शेली को पढ़ते हैं तो हमें पता भी चलता है इन सब चीज़ों का। लव भी अब इस टाइम इसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा लिखा रहा था। इमेजिनेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा था। नेचुरल ब्यूटी, जो नेचर की ब्यूटी थी
उसके बारे में भी कहा जाता है। जैसे जो विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत सारी जो पोएम्स है वो नेचर को ही डेडिकेटेड है। स्पॉन्टेनिटी यानी कि जो अचानक से आपके मन में जो भी नेचुरल ब्यूटी को देखकर या कुछ ख्याल आते हैं, अंदर से भाव जो उमड़ पड़ते हैं, उनके बारे में लिखना, यह है स्पॉन्टेनिटी। सुपर नेचुरल एलिमेंट यानी कि परियों के बारे में, जो सुपर नेचुरल एलिमेंट है, आत्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में भी लिखा जाना लगा था। जैसे इमोर्टलिटी ओड इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। और जी ये द राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर, ये बहुत फेमस पोएम है, ये भी सुपर नेचुरल एलिमेंट का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान था। अब क्या हुआ था, इसमें जो लैंग्वेज थी वो सिंपल हो चुकी थी। इससे पहले जो था इरा, उसमें जो लैंग्वेज थी वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज थी, वो आसानी से समझ में नहीं आती थी, और उसमें हेरोइक कपलेट का भी बहुत ज़्यादा यूज होता था। लेकिन इसमें क्या था, लैंग्वेज सिंपल हो गई, आसानी से समझ में आती थी। इसलिए जब ये लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुई तो इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, और इसीलिए बाद में 1800 में इसका प्रीफेस डाला गया, जिसमें इसकी जो लैंग्वेज थी उसके बारे में भी बताया गया कि ये किस तरह की लैंग्वेज है, कैसा है यूज़ हो रहा है। ठीक, अब जो ये पीरियड था ये पोइट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, और इस टाइम में बहुत सारे फेमस जो है पोइट्स हुए। उनमें से हम उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन के जो ये पोइट थे, ये सीनियर पोइट थे, यानी कि ये सेकंड जनरेशन वाले ये बाद में आए, ये फर्स्ट आए। और इनमें जो प्रमुख नाम है वो क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज, रॉबर्ट साउदी और वॉल्टर स्कॉट। ठीक है जी। जो सेकंड जनरेशन में जो पोइट्स आए, इनकी लैंग्वेज काफ़ी सिंपल थी, लेकिन ये काफ़ी टफ लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ कर रहे थे, ये वाले सेकंड जनरेशन के पोइट। इसमें क्या है, जॉन केट्स, पी.बी. शैले, लॉर्ड बायरन, ये इंग्लिश लिटरेचर के बहुत सभी के सभी बहुत महान जो हैं ये पोइट्स हैं। ठीक है। अब इनमें से कुछ पोइट्स ऐसे थे जो लेक्स के आसपास रहते थे, और लेक्स की ब्यूटी को उन्होंने अपनी पोएम्स में बहुत ज़्यादा दर्शाया है। तो वो कौन कौन थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज और ये रॉबर्ट साउदी। अब इसके अलावा इसमें जो दूसरे ड्रामेटिस्ट थे या दूसरे जो ऑथर्स थे, उनके बारे में डिटेल में जानते हैं। अब हम देखते हैं रोमांटिक एज के मेजर ऑथर्स। ठीक है जी। तो सबसे पहला नाम आता है विलियम वर्ड्सवर्थ का। 1770 में इनकी जन्म हुआ था और 1858 में इनकी डेथ हो गई थी। इनको और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे पोएट ऑफ नेचर और वर्सिपर ऑफ नेचर, क्योंकि इनके जो पोएम्स थे उनमें बहुत ज़्यादा ये नेचुरल एलिमेंट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। इसलिए इन्हें हार्बिंगर ऑफ नेचर, वर्सिपर ऑफ नेचर, पोएट ऑफ नेचर, ये सब भी इनके नाम से जाना जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पोएट ऑफ नेचर। जो उनके फेमस वर्क हैं वो भी हमने देखे, द लिरिकल बैलेड्स जो 1798 में पब्लिश हुआ था, और जिसने ये रोमांटिक एज की शुरुआत की। द प्रिल्यूड इनकी ऑटोबायोग्राफिकल वो है, 1850 में ये पब्लिश हुई थी। टेंटन एवे इनकी बहुत फेमस पोएम है, जो लिरिकल बैलेड्स की लास्ट पोएम भी थी। टू मिल्टन इन्होंने लिखी थी द रेनबो, वही रेनबो हम जो आसमान में देखते हैं। माई हार्ट लिप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई। ओड टू ड्यूटी, ओड भी इन्होंने बहुत सारी लिखी। ओड टू ड्यूटी, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टिलिटी, इनका बहुत फेमस वर्क है, इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट भी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फिगर की, एस.टी. कोलरिज। ये 1772 में पैदा हुए और 1834 में इनकी मौत हो गई। इनका जो मोस्ट फेमस वर्क है वो है बायोग्राफी लिटरेरिया। टेबल टॉक, क्रिस्टाबेल, कुबला खान, ये उनके और दूसरे फेमस वर्क हैं, और ये तो उनकी पहली पोएम थी, राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर, उसकी लिरिकल बैलेड्स की। और इनकी एक ओड है डिजेक्शन एंड ओड। नेक्स्ट हमारे हैं वॉल्टर स्कॉट। ये नोवेलिस्ट हैं, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। 1771 में इनका जन्म होता है और 1832 में इनकी मौत हो जाती है। ये इवान हो इनका मोस्ट फेमस वर्क है। उसके अलावा वेवरली और लाइफ ऑफ नेपोलियन। रॉबर्ट साउदी, ये लेक पोइट्स भी कहे जाते हैं। रॉबर्ट साउदी, एस.टी. कोलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, ये क्या थे, लेक पोइट्स थे। इन्होंने एक टर्म बताई थी सैटनिक स्कूल। ये याद रखने वाली चीज़ है इस क्वेश्चन में कि ये टर्म सैटनिक स्कूल किसने दी थी, ये रॉबर्ट साउदी ने दी थी। जो पोइट्स का ग्रुप होता था जिसे सैली और बायरन हेड करते थे, उसके लिए उन्होंने इस टर्म का इस्तेमाल किया था, सैटनिक स्कूल्स ऑफ पोएट्री। जॉन ऑफ आर्क इनका मोस्ट फेमस वर्क है। ये जो दो पोइट्स हैं, जॉन कीट्स और पी.बी. शैली, पर्सी बैसी शैली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट हैं सेकेंड जनरेशन के रोमांटिक पीरियड के। तो पहले देखते हैं जॉन कीट्स को। जॉन कीट्स के बारे में एक बहुत फेमस ये बात है कि इनकी जो डेथ थी वो बहुत कम एज में हो गई थी। 1795 में पैदा हुए और 1821 में मर गए। लेकिन इतने कम टाइम पीरियड में, इतनी कम एज में भी इन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स प्राप्त की। इन्हें सेंसुअस पोइट भी कहा जाता है, क्योंकि जो सेंसुअस एलिमेंट था इनकी पोएम्स में बहुत ज़्यादा था। इसके अलावा उन्होंने एक टर्म कोइन की जिसका नाम था ईगोटिस्टिकल सबलाइम। ये उन्होंने वर्ड्सवर्थ के लिए यूज़ किया, ईगोटिस्टिकल सबलाइम। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, हु कोइन्ड द टर्म ईगोटिस्टिकल सबलाइम।
ये इनका बहुत फेमस वर्क है एंडिमियन, जो आपने एक लाइन सुनी होगी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, वो यहीं से ली गई है। हाइपरियन, ये ला बेले डेम सन्स मर्सी है, ये इनका बहुत फेमस एक और वर्क है। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ग्रेशियन यानी कि ग्रीक का कलश, ये एक ग्रीक का कलश था पुराना और इस पर एक पेंटिंग बनी हुई थी, उसी के बारे में पूरी की पूरी ओड लिखी हुई है। ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम और ऑन मेलनकली। अब आते हैं हमारे फेमस पोएट पर्सी बैसी शैली। इनकी भी एज कुछ ज़्यादा नहीं थी, 1792 में पैदा होकर 1822 में ये मर गए। इनकी सबकी एज बहुत कम थी लेकिन उन्हें अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा की। ये अपने टाइम के बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी पोएट थे और नॉन कन्फर्मिस्ट थे। ये अपने आइडियाज़ को कई बार पतंगों के सहारे और कई बार छोटी छोटी कागज़ की नाव बनाकर भी छोड़ते थे ताकि अपने आइडियाज़ को बहुत दूर तक फैला सकें, और इसी के कारण इन्हें कई बार मैड शैली भी कहा जाता था। जब ये अपनी यूनिवर्सिटी में थे तो उन्होंने एक वर्क लिखा था ऐसे ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। इसमें उन्हें बताया था नास्तिकता की क्या आवश्यकताएं हैं, इसके लिए इन्हें यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया था। द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, प्रोमीथियस अनबाउंड, ये ग्रीक मैथोलॉजी पर लिखा हुआ वर्क है। प्रोमीथियस अनबाउंड, एल्सेस्टर, एडोनाइस। एडोनाइस इनका बहुत फेमस वर्क है ये, और ये एक पेस्टोरल एलेजी है। ये जॉन किट्स की जो मर गए थे उसके बारे में इन्होंने लिखी थी, पेस्टोरल एलेजी। क्वीन मैब, ओड टू वेस्ट विंड, ये इनका बहुत फेमस वर्क है। ओड टू वेस्ट विंड की एक बहुत फेमस लाइन है जो आपने सुनी होगी, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। और एक इनका वर्क है ओड टू स्काईलार्क। और अब आते हैं हमारे एसेइस्ट और नोवेलिस्ट। इनमें एक फेमस नाम है चार्ल्स लैम्ब। इन्हें प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट भी कहा जाता है, इन्हें याद रखना। इन्होंने बहुत सारे एसेज लिखे जिनमें से है एसेज ऑफ इलिया, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, इसे याद रखना। ये आ जाता है कई बार टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसने लिखा। ड्रीम चिल्ड्रन इनका मोस्ट फेमस ये एक ऐसे है, ड्रीम चिल्ड्रन। इसके बाद आते हैं विलियम हैजलिट। विलियम हैजलिट का हमने क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी किया था। कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर प्लेज, इन्होंने भी ये एसेज लिखे हैं और ये जो शेक्सपियर के जो प्लेज के जो कैरेक्टर्स थे उनके बारे में लिखते थे विलियम हैजलिट। रोमांटिक इरा के ये एसेज थे। टेबल टॉक, ये भी इनका इंपॉर्टेंट ऐसे है। और द राउंड टेबल, हमारे रोमांटिक पीरियड के ये फेमस एसेज। थॉमस डिक्वेंसी, इनका जो मोस्ट फेमस वर्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, कन्फेशंस ऑफ एन ओपियम ईटर। ठीक है जी। और इसके अलावा ये क्वेश्चन तो टीजीटी में भी एक बार आ चुका है और हमने से पिछली वीडियो में किया भी था। ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। मैकबेथ में जो गेट पे नॉकिंग वाला सीन होता है जिसमें पोर्टर नॉक करता है दरवाजे पर आकर, वो कॉमिक रिलीफ वाला जो सीन है उसी के ऊपर उन्होंने ये पूरा ऐसे लिखा हुआ है। इसके बाद आती हैं हमारी मोस्ट फेमस रोमांटिक एज की मोस्ट फेमस नॉवलिस्ट जेन ऑस्टिन। इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे और नॉवेल्स के क्षेत्र में क्रांति ला दी। इनके जो नॉवेल्स होते थे वो हाउस होल्ड और डोमेस्टिक उनका जो एलिमेंट होता था वो होता था उनमें। तो इनके जो फेमस वर्क हैं वो सेंस एंड सेंसिबिलिटी मोस्ट फेमस, प्राइड एंड प्रेजुडिस और एमा। और लास्ट में हमारी आती है इस इरा की फीमेल एक और वो है ऑथर मैरी शैली, जो ये पीबी शैली थी उनकी ये पत्नी थी। और इनका एक गोथिक ये वर्क है नोवेल फ्रैंकेस्टाइन, इसमें हॉरर का एलिमेंट है और ये मोस्ट फेमस वर्क है जो फ्रैंकेस्टाइन से हमेशा याद रखना, मैरी शैली। इस तरीके से हमारी ये रोमांटिक पीरियड की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अगली वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।